Hello student, this is Chaya Yadav and today we will discuss lecture 3 part 1. टॉपिक है सेटलमेंट सूरत एंड मद्रास. ओके, लेक्चर 2 के फर्स्ट टॉपिक में जब मैंने आपको लेक्चर प्लान डिस्कस किया था उसमें मैंने क्लियर किया था कि लेक्चर 3 में टोटल 4 सेटलमेंट्स मैं डिस्कस करूंगी, सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता. लेकिन ये टॉपिक लेंदी होने की वजह से मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट पार्ट में सेटलमेंट सूरत एंड मद्रास डिस्कस करूंगी एंड सेकेंड पार्ट में बॉम्बे एंड कलकत्ता डिस्कस करूंगी. तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट, अभी तक इस पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब फ्रिक्वेंटली हम लोग का सिलेबस चेंज होता है तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर एमसीक्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसमें भी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, और इसलिए हम लोगों को सारे पॉइंट्स डिस्कस करना है. तो लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ रखे हैं. देखिए कि विच इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन फीचर्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. द ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम इन द फैक्ट्री टाउन्स. की जो फैक्ट्री टाउन्स हैं उनमें क्या जुडिशियल सिस्टम था. तो सबसे पहले हम सूरत सेटलमेंट को देखेंगे. तो देखिए, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत. ठीक है, सूरत में उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी. ये आपको एकदम क्लियर रहना है कि इसमें 3 प्रेसिडेंसी आप हमेशा सुनेंगे, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता. लेकिन सूरत को आपको ध्यान रखना है कि इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, सूरत में हुई थी. और किसके परमिशन से हुई थी, किसने ग्रांट किया यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, तो जहांगीर ने किया था. और किसे ये परमिशन दी थी, थॉमस एल्वर्थ को. ठीक है, थॉमस एल्वर्थ को इन्होंने परमिशन दी थी. और नेक्स्ट देखिए कि द कंपनी स्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1618. आपको ये भी ध्यान रखना है. ठीक है, किसने ग्रांट किया, तो जहांगीर ने. और किसे किया, तो थॉमस एल्वर्थ को. और ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, तो सूरत इन 1618 में. और यहाँ पे हेड कौन होता था, गवर्नर. आप ये 1600 में भी सुने थे. गवर्नर जो वर्ड है वो आपने 1600 में भी सुना था जब जनरल कोड की बात हो रही थी. तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए कि जो सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई उसका हेड कौन है, गवर्नर है. ठीक है, आप गवर्नर कह सकते हो या प्रेसिडेंट कह सकते हो. ठीक है, अब जब यहाँ पर परमिशन दे दी गई तो उसके बाद मुग़ल एम्परर ने क्या फरमान दिया, उसने ये फरमान दिया कि जो यहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है या जो इंग्लिश लोग यहाँ आए हैं वो अपने लॉज या कस्टम या रिलीजन के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे. ये इन्होंने फैसिलिटीज़ दे दी. और आप समझिए कि ये फैसिलिटी जो है वो वीकनेस है. क्यों? क्योंकि ये जब हमने फैसिलिटीज़ दे दी ब्रिटिशर्स को तो उनको लगा कि उनको ये राइट मिल गया अपना लॉ चलाने के लिए. आप समझिए इस चीज़ को. और यहाँ पर क्या इन्होंने कि वो खुद अपने लॉ से गवर्न हो सकते हैं. अब ये इनको परमिशन मिल गई. और आप जब 1600 का चार्टर देख रहे थे तो उसमें ऑलरेडी जो एलिजाबेथ ने जो डिस्क्राइब किया था, डिफ़ाइन किया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, प्रिविलेज एंड फैसिलिटीज़, लिबर्टीज़, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए थे. तो उसमें जो ब्रिटिशर्स इंडिया आ रहे थे, यू कैन से मर्चेंट्स जो इंडिया ट्रेड करने के लिए आ रहे थे, उनके लिए उसमें लॉज थे, फैसिलिटीज़ थी. ठीक है, ये सारी चीज़ें थी. तो मीन्स कि वो अपने लॉज, अपने कस्टम, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोल होंगे. और ये पावर दी गई थी जनरल कोड को, जिसमें 1 गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स थे. ये 1600 की बात है. और कोई भी इंग्लिश लॉ को इग्नोर करता है, ठीक है, या उसे नहीं मानता है, तो उसको जो है इनको राइट था 1600 के थ्रू वो फाइन लगा सकते हैं. ठीक है, और भी सारी पनिशमेंट्स दे सकते हैं जो इनके लॉ को नहीं मानेगा, इंग्लिश लॉ को. ठीक है, तो इन्हें अपने सर्वेंट्स को अभी 1600 में क्या राइट है, केवल अपने सर्वेंट्स को जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देने का राइट है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो सूरत फैक्ट्री आपने देख लिया कि कब इस्टेब्लिश हुई, 1618 में. ऐसे ही और भी इंग्लिश सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश हुए.
मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ, बॉम्बे में हुआ एंड कलकत्ता में हुआ। ठीक है, ये कैसे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। कि जो जुडिशियल पावर आपने देखा कि ईस्ट इंडिया को ग्रांट है 1600 के थ्रू, वो और भी ज़्यादा जब कंपनी यहाँ पे और इस्टेब्लिश करने लगी, ग्रोथ करने लगी, प्रॉफिट होने लगे, तो उनका और भी काम जो है वो आगे बढ़ने लगा। और जब काम बढ़ने लगा, लेकिन अभी तक उनके पास एलिजाबेथ की तरफ से जो परमिशन मिली है बहुत लिमिटेड पावर मिली है। ठीक है, वो केवल और केवल अपने ही लोगों को वो गवर्न कर सकते हैं, जो उनके सर्वेंट्स हैं, जो वहाँ से आए हैं, उन्हीं पे वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और क्या होता है कि और प्रॉब्लम्स आती है, लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि 16 ईयर्स अब हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जो चार्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं, इम्पॉर्टेंट है, हम लोग वही पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अगर हम टोटल चार्टर्स डिस्कस करने लगे, जैसे 1600 तक पूरा टोटल चार्टर मैंने डिस्कस किया आपके साथ, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी कि हमें ज़रूरत भी नहीं और मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट चार्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कि ऑन 3 अप्रैल 1661 को चार्ल्स सेकेंड ने चार्टर इशू किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब नया चार्टर आया तो उसके थ्रू इन्हें और भी पावर मिली। ठीक है, गवर्नर एंड काउंसिल इस्टेब्लिश करने की पावर मिली, ऑफिसर्स अपॉइंट करने की पावर मिली कि आप अपने यहाँ गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो, ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हो, इस तरीके की पावर इनको मिली। और साथ में कि जो और भी पावर इनको मिली, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पावर मिल गई 1661 के थ्रू। अभी तक 1600 में ऐसी पावर नहीं थी। अगर कोई सीरियस क्राइम है तो उसके लिए उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ता था, लेकिन अभी इस चार्टर के थ्रू, क्योंकि काम इनका बहुत आगे बढ़ गया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, ग्रोथ, बिजनेस में कॉमर्शियल ग्रोथ हो गई, तो अब इनको ज़रूरत थी पावर की कि ताकि ये कंट्रोल कर पाए वहाँ पर। तो इनको इस चार्टर के थ्रू चार्ल्स सेकेंड ने 1661 में इन्हें पावर दिया क्या, कि आप सिविल और क्रिमिनल दोनों आप जो है वो पावर है आपके पास, और आप जो है अगर कोई सीरियस क्राइम है तो आप जो है कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं जो लोग आपके फैक्ट्रीज़ के अंडर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारी पावर्स जो हैं वो दी गई हैं। और ये जो फर्स्ट फैक्ट्री है, देखिए मैंने बोल्ड कर रखा है कि द फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड एट सूरत बिकम द चीफ सेटलमेंट इन द ईस्ट एंड फॉर अ टाइम इन 1613। ठीक है, क्योंकि ये सूरत में इस्टेब्लिश हुआ और फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट फैक्ट्री थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब एक टाइम पे 1630 के टाइम पर ये मेन सेटलमेंट था, सूरत सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ तक कि ये जो बैंटम है इसका सबऑर्डिनेट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो यहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई है सूरत में, आप देख सकते हो कि इसकी जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर इसको मिल गई है। सॉरी क्लास, यहाँ पे इसको जुडिशियल पावर मिल गई है। ठीक है, और जुडिशियल पावर के साथ साथ इसको कैपिटल पनिशमेंट देने का भी राइट मिल गया है कि इसके फैक्ट्रीज़ के अंदर अगर कोई ऐसा मेंबर है जो ऐसा कोई क्राइम कर रहा है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो भी मतलब फरमान एम्परर जहांगीर ने इशू किया कि जो भी लोग हैं जो इंडियंस के उसमें आ रहे हैं, जो इंग्लिश लोग हैं या जो इंडियंस हैं, वो अपने नेटिव लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि अगर इंडियंस हैं तो वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे, अगर इंग्लिश लोग हैं तो वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। तो इस तरीके से जो है वो ये फरमान जो है जहांगीर ने, पहले स्टार्टिंग में भी उसने ये बोला कि जो इंग्लिश लोग हैं वो अपने लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे, वैसे ही यहाँ पर जो है उन्होंने फिर से ये बोला कि अगर जो इंडियंस हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने नेटिव जो लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्न होंगे, और जो इंग्लिश लोग हैं वो अपने लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। लेकिन फिर भी जब हमने देखा कि जो लोकल कोर्ट्स हैं बहुत से प्रॉब्लम्स और बहुत सी आप कह सकते हो कमियों को जो है फेस कर रहे थे,
क्योंकि वो क्लियरिटी नहीं थी कोर्ट में, ठीक है। बहुत सी, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत से ऐसे केसेस, सीरियस केसेस में काजी जो है वो पैसे लेके आप जो है मामले को सुलझा देता था। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स थे, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इसमें मेन देखना है, जैसे सूरत में 1600 आपने देख लिया, 1661 देख लिया, ठीक है, कि इनको कैसे पावर मिल गई। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक देखिए, एक पॉपुलर सेइंग है कि टू ट्रस्ट अ काजी इज़ टू कोर्ट मिसफॉर्च्यून, ठीक है। इस तरीके से काजी के लिए बोला गया था, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि वहाँ पे कितना करप्शन जो है वो बढ़ चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो यहाँ पे आप देख रहे हो अपना वीक पॉइंट इंडिया में कि किस तरीके से करप्शन जो है बढ़ गया है। तो जितना पॉसिबल हो रहा था उतना जो ब्रिटिश लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, वो इग्नोर कर रहे थे, जो नेटिव लॉज थे, ठीक है, उनको इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ कमियों की, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हो कि सूरत सेटलमेंट में जहांगीर ने कैसे जो है वो परमिशन इनको दी है, और परमिशन के बाद भी जो ये कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यहाँ पे इतनी कमियां हैं कोर्ट में, इससे अच्छा है कि मैं अपना ही फॉलो कर लूँ। तो बहुत कमियों को इग्नोर करके इंग्लिश लॉ ही जो है वो अपने एरियाज़ में चलाते थे, जो इंडियंस थे उनके ऊपर भी। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने इग्नोर की हैं। फिर ऐसे ही हम सूरत को देखते कि सूरत आपने देखा कि चीफ सेटलमेंट है, आपने देख लिया था, लेकिन इसी टाइम भी जो बॉम्बे है बहुत तेज़ी से ग्रो किया। तो जो प्रॉस्पेरिटी और जो फेम बॉम्बे को मिला, इसकी वजह से जो है अब लगा कि इसका जो है वो जो सूरत जो है उसको उसके ऑफिस और चीज़ों को बॉम्बे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है जो सूरत प्रेसिडेंसी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, कहाँ, बॉम्बे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जानना है, मेन इसमें जो पॉइंट्स है वो ये है कि सूरत में सबसे पहले किसने परमिशन दी, कब सूरत फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, और सबसे पहले कि पहली है ये आपको जानना है कि फ़र्स्ट सेटलमेंट सूरत है, और सूरत से कैसे मतलब बॉम्बे जो है वो कब जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये देखिए कि यहाँ पर सूरत जो है, बॉम्बे एक्चुअली बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसको फेम मिल रहा है और प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। 1687 की बात है, तब यहाँ पर इन लोगों ने डिसाइड किया कि सूरत की फैक्ट्री को या सूरत का जो ऑफिस है वो काउंसिल जो है हमें ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, कहाँ, बॉम्बे। और इन्होंने वो ऑफ़िस, सूरत की ऑफ़िस जो है वो ट्रांसफ़र कर दी बॉम्बे, और फिर बॉम्बे जो है वो प्रेसिडेंसी हो गया, ठीक है। बॉम्बे को इम्पॉर्टेंस मिलने लगी, और इस तरीके से आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर प्रेसिडेंसी टाउन की अगर हम बात करें कि जो अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे फैक्ट्री की जो परमिशन मिली सूरत, मतलब आप देख सकते हो कि सूरत में तो मिला ही, उसके साथ साथ और भी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी, जैसे आगरा में, अहमदाबाद में, ठीक है। तो इस तरीके से और भी इस्टेब्लिश मुग़ल जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ग्रांट कर दी ऐसी फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। सूरत के बाद और भी जगह पे हुई, आगरा, अहमदाबाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इनका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो आपने देख लिया कि जो सूरत की फैक्ट्री है, जो ऑफिस है, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे की जो फेम और प्रॉस्पेरिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है वो और भी अदर प्रेसिडेंसीज डेवलप हुई हैं, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सूरत का देखा कि सूरत सबसे फर्स्ट फैक्ट्री थी, और वहाँ पे यही है कि किसने परमिशन दी है और कौन कौन से लॉ, जहांगीर का क्या फरमान है, और 1600 एंड 1661 का आपको यहाँ पे जुडिशल डेवलपमेंट देखना है सूरत में। फिर सूरत से और भी जो हैं आगे और भी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, आगरा में, अहमदाबाद में, ऐसे, ठीक है। और आगे चल के जब आप देखते हो कि और भी प्रेसिडेंसीज़ आपको देखने के मिलती हैं, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, तो हम लोग इसका जुडिशल डेवलपमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का जुडिशल फंक्शन देखते हैं, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो फॉर्म 1639 टू 1726 तक है, और इसमें जो हम लोगों को डेवलपमेंट देखना है वो टोटल 3 फेसेस में देखना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में हम देखेंगे 1639 टू 1665, एंड सेकंड फेज़ में देखेंगे 1665 टू 1686, एंड थर्ड फेज़ में देखेंगे 1686 टू 1726। तो इस तरीके से इनका जुडिशल डेवलपमेंट हम देखेंगे। फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही
क्लियर तो नहीं मिलता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि सबसे पहली चीज़ जानना है कि द मद्रास फैक्ट्री वॉज सबॉर्डिनेट टू सूरत। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम जैसे स्टार्टिंग में जो मद्रास फैक्ट्री है वो सबॉर्डिनेट है किसकी, सूरत की। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम पीरियड पे। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हम लोगों ने देखी कि जो इंडियंस हैं और जो इंग्लिश मैन हैं, इनके लिए अलग अलग जो है वो टाउन इस्टेब्लिश किए गए थे, ब्लैक टाउन एंड वाइट टाउन। ठीक है, तो इस तरीके से। और सूरत में जो मेन डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे एक हिंदू रूलर था, उसने जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लैंड गिफ्ट कर दिया था। और लैंड जब गिफ्ट कर दिया उसने, तो उसको उन्होंने ये अथॉरिटी दे दी कि आप इस लैंड पे अपने कॉइन्स चला सकते हो, अपनी करेंसी चला सकते हो, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हो, इस तरीके की परमिशन दे दिया। और ये जो बेसिक मिस्टेक्स हैं वही आगे चलकर इतने लॉन्ग टाइम तक ब्रिटिशर्स को रूल करने के लिए एक रीज़न बन गई यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे दो टाउन की बात की गई है, एक ब्लैक टाउन और एक वाइट टाउन। तो यहाँ पर ब्लैक टाउन और वाइट टाउन हो गया है। नेक्स्ट जो कोर्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे चाउल्ट्री कोर्ट मिलता है। ठीक है, और जो चाउल्ट्री कोर्ट है वो प्रिसाइडेड ओवर बाय द विलेज हेडमैन। ठीक है, तो जो विलेज का हेडमैन है उसके थ्रू ये प्रिसाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, जो छोटे केसेस हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों, ये देखेगा। और यहाँ पर कोई सीरियस केस अगर हो रहा है तो उसका कोई विशेष आप कह सकते हो कि कोई क्लियर नॉलेज नहीं है कि सीरियस केस जो है उसको कौन देखेगा। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे चाउल्ट्री कोर्ट फर्स्ट फेज में हम चाउल्ट्री कोर्ट देखते हैं केवल, और प्रिसाइडेड ओवर बाय द विलेज हेडमैन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और सेकंड फेज़ में जब हम जाते हैं तो सेकंड फेज़ में हमको सबसे पहले गवर्नेंट काउंसिल देखने के लिए मिलती है। ठीक है, प्रेसिडेंसी में, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड फेज़ है वो जो स्टार्ट हो रहा है वो 1665 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नर जनरल काउंसिल इस्टेब्लिश हो चुकी है 1661 से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो गवर्नेंट काउंसिल इस्टेब्लिश हो चुकी है, क्योंकि 1661 चार्टर के थ्रू इनको मिल गया है कि आप एक गवर्नर और ऑफिसर्स इस्टेब्लिश करें। लेकिन जो वहाँ पे लोग थे, जैसे गवर्नेंट काउंसिल जो एज अ कोर्ट वर्क कर रही थी, और जब एज अ कोर्ट वर्क कर रही है तो उसके पास ऐसे अथॉरिटीज़ आप कह सकते हो कि मतलब ऐसे वहाँ पर लोग नहीं हैं जो लॉ की नॉलेज रखते हो, तो इसलिए आप लीगल ट्रेनिंग नहीं थी वहाँ के मेंबर्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि जो जुडिशियल पावर यहाँ पे गवर्नेंट काउंसिल जो है वो 10 मार्च 1678 को द गवर्नर एंड द काउंसिल डिसाइडेड टू यूज़ द जुडिशियल पावर। ठीक है, किस चार्टर के थ्रू, जो 1661 चार्टर के थ्रू इन्हें पावर मिला है, उन्होंने डिसाइड किया कि उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में उनको 1661 में मिल चुका है पावर कि वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस देखेंगे। और क्रिमिनल में भी आपने देख लिया है कि किस तरीके से उनके पास राइट है, कैपिटल पनिशमेंट देने का राइट है, ये सब कुछ आपने देखा है। फिर वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेकेंड कोर्ट, जैसे गवर्नेंट काउंसिल आपने देख लिया, वैसे ही सेकेंड कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश होगी, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश होता है यहाँ पे, और ये द कोर्ट ऑल्सो हेयर्ड अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द चाउल्ट्री कोर्ट। तो जो ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आप देख रहे हो, ये इस्टेब्लिश हुआ था 27 मार्च 1678 को, और यहाँ पर ये चाउल्ट्री कोर्ट का एपिलेट कोर्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो है वो किसकी अपील सुन रहा है, चाउल्ट्री कोर्ट की अपील जो है वो सुन रहा है। ठीक है, और जो चाउल्ट्री कोर्ट यहाँ पर आपने देखा कि इस्टेब्लिश तो हो गई है, और जो इसकी जुडिशियल मशीनरी है चाउल्ट्री कोर्ट की, वो मेनली जो छोटे केसेस हैं उनको देखती है। मतलब यहाँ पे 50 पगोडाज की जिस केसेस की जो भी केस है उनकी वैल्यू अगर 50 पगोडाज है तो उसकी वो यहाँ पर जो रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं चाउल्ट्री कोर्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट जो देखेंगे कि जो द गवर्नेंट काउंसिल डिसाइडेड केस विच डिड नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द चाउल्ट्री कोर्ट, कि जो केस जो है चाउल्ट्री कोर्ट में सॉल्व नहीं हो पाएंगे उनको जो है गवर्नेंट काउंसिल डिसाइड करता था।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले गवर्नेंट काउंसिल है, उसके बाद से आप चाउल्ट्री कोर्ट आप देख रहे हो, गवर्नेंट काउंसिल है, चाउल्ट्री कोर्ट है, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है। तो फर्स्ट फेज़ में जो हमने देखा है, फर्स्ट फेज़ में केवल चाउल्ट्री कोर्ट है, ठीक है, ब्लैक टाउन वाइट टाउन की बात हुई है। सेकेंड फेज़ में हम देखते हैं कि गवर्नेंट काउंसिल ये डिसाइड करता है 1661 के थ्रू कि यहाँ पे हम जो है जुडिशियल जो है वो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करेंगे, प्रॉपर करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश होता है 1678 में, और एंड जो चाउल्ट्री कोर्ट है उसका जो है ये एपीलेट कोर्ट है, यहाँ पे अपील सुनी जाएगी हाई कोर्ट की। और नेक्स्ट जो है कि जो चाउल्ट्री कोर्ट है उसके पास जो है वो बहुत ही छोटे केसेस आते थे, सिविल एंड क्रिमिनल। वो भी जो सिविल केसेस हैं उनकी 50 पगोडाज अगर वैल्यू है तो वो चाउल्ट्री कोर्ट सुनेगा, और उससे ऊपर अगर है या चाउल्ट्री कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है जजमेंट, तब जो है गवर्नेंट काउंसिल जो है उसके केसेस को डील करेगी चाउल्ट्री कोर्ट के, ठीक है। थर्ड फेज़ में जब हम आते हैं तो यहाँ पर दो कोर्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं थर्ड फेज़ में, एडमिरल्टी कोर्ट एंड द मेयर कोर्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि जो एडमिरल्टी कोर्ट एंड द मेयर कोर्ट थर्ड फेज़ में हम लोग देखेंगे। तो जो एडमिरल्टी कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश होता है, ऑन 9 अगस्त 1683 को, ठीक है। और इसके पास जो है जो एडमिरल्टी कोर्ट है वो मेन जो है वो ट्रेडर से रिलेटेड है, जो शिप्स पे या आप मतलब ट्रेड करते वक्त अगर किसी में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, गुड्स को लेके हो रहा है, या किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर देखी जाती थी। जैसे उस टाइम पे मैक्सिमम ट्रेड जो है वो सी के थ्रू होते थे, तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहाँ देखा जाता था, एडमिरल्टी कोर्ट में देखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिरल्टी कोर्ट की आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो कोर्ट है एडमिरल्टी कोर्ट, ये भी जो है वो यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड थे इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पे, ठीक है। और जो भी मर्चेंट्स हैं उनको जो भी जजमेंट दिया जाएगा वो उनके कस्टम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ये एडमिरल्टी कोर्ट के जो हैं वो रूल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द एडमिरल्टी कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास ऑन 10 जुलाई 1686, ठीक है। और इसकी जो बिगनिंग है वो यही थी कि यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो जो मेंबर्स हैं इसके, और आप कह सकते हो कि जो इसमें गवर्नेंट काउंसिल के भी मेंबर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी बिगनिंग है कंसिस्टेड ऑफ द 3 सिविल सर्वेंट्स एंड हु वर आल्सो मेंबर्स ऑफ द गवर्नेंट काउंसिल। तो एडमिरल्टी कोर्ट में कौन से मेंबर रहेंगे, एक तो सिविल सर्वेंट्स रहेंगे एंड गवर्नेंट काउंसिल के मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। मेयर कोर्ट की बात करते हैं, ये हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कि मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ इन 1687 में। ये आप मद्रास प्रेसिडेंसी के थर्ड फेज़ में देख रहे हो। मेयर कोर्ट पे अलग से भी हम लोग को पढ़ना है कि मेयर कोर्ट 1687, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1687 का चार्टर आया उसके थ्रू यहाँ पर मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया बाय द कंपनी। ये ध्यान रखिएगा, जो 1726 में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश होगा बाय द क्राउन, और यहाँ पे क्या है, बाय द कंपनी। अब इसमें देखना है कि जो मेयर कोर्ट है वो उसमें कौन कौन से, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। मद्रास में सबसे पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की गई थी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है मेयर है और एल्डरमैन है, ठीक है। और आप देखो कि यहाँ पर 1 मेयर एंड 12 एल्डरमैन होंगे, ठीक है। तो और देख सकते हो कि मेन जो आपको ध्यान रखना है वो एल्डरमैन और मेयर को ध्यान रखना है कि 1 मेयर एंड 12 एल्डरमैन होंगे। और मेयर जो है वो एनुअली इलेक्ट होगा, ठीक है। और एल्डरमैन जो है वो इलेक्ट करेगा किसको, मेयर को। तो एल्डरमैन की जो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर कि टोटल कितने हैं, तो वो 12 एल्डरमैन हैं। और वहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर 1726 में तो टोटल 9 एल्डरमैन है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है कि मेयर कोर्ट में क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जो मेयर है वो ओनली मतलब इंग्लिश मैन होना चाहिए, ठीक है। ये तो दोनों मेयर कोर्ट में मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो मेयर है वो इंग्लिश मैन होना चाहिए। तो 1687 में तो अभी तो फ़िलहाल केवल
मेयर के लिए बोला गया है, लेकिन 1726 में 7 एल्डर मैन का भी इंग्लिश होना कंपलसरी कर दिया है। तो आप देखिए कि इस तरीके से थर्ड फेज में हमने एडमिरल्टी कोड देखा, ठीक है। एडमिरल्टी कोड जो है ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, शिप पे कोई प्रॉब्लम है और मर्चेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो एडमिरल्टी कोड देखता था, ठीक है। उसमें कौन कौन से लोग होते थे, तो 3 सिविल सर्वेंट्स होते थे एंड गवर्नर एंड काउंसिल के भी मेंबर्स होते थे। फिर हमने मेयर कोड देखा। मेयर कोड में टोटल कितने, एक मेयर और 12 एल्डर मैन होते हैं, ठीक है। और अगर इनको सिविल केसेस डील करना है तो ये सिविल केस डील करने के लिए यहाँ क्रिमिनल केस, सिविल केस तो ये डील कर सकते हैं और क्रिमिनल केस डील करने के लिए ये जो जूरी होते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये जूरी की हेल्प लेते थे, तब ये जो है क्रिमिनल केसेस डिसाइड कर पाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया है कि टोटल जो है आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो एडमिरल्टी कोर्ट है, फिर उसके बाद गवर्नर एंड काउंसिल है। तो जो एडमिरल्टी कोर्ट है वो अपील सुनेगा किसकी, एडमिरल्टी कोर्ट की, ठीक है। द गवर्नर एंड काउंसिल हियर अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। और यहाँ पर देयर वॉज नो फिक्स्ड लॉ टू बी अप्लाइड बाय दिस कोर्ट, कि जो कोर्ट है वहाँ पे कोई फिक्स्ड लॉ अप्लाई नहीं था, क्योंकि जो तीनों प्रेसिडेंसीज़ हैं जैसे मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, यहाँ पे अलग अलग जो हैं वो लॉज हैं, अलग अलग जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है इन लोगों के लॉज होते थे। जैसे ये हैं तो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, हैं तो सब कंपनी की प्रेसिडेंसीज़, लेकिन फिर भी जो लॉ हैं वो अलग अलग थे तीनों प्रेसिडेंसीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड लॉ नहीं है, ओके। और ये आपने देखा यहाँ पे। और जो यहाँ पर मेयर कोर्ट है, जब मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ तो धीरे धीरे चाउल्ट्री कोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने लगी थी, ठीक है। तो आप से देख सकते हो कि धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगा था चाउल्ट्री कोर्ट। चाउल्ट्री कोर्ट कब आपने पढ़ा, फर्स्ट फेज़ में पढ़ा था जब आप मद्रास प्रेसिडेंसी को स्टार्ट अभी किए थे पढ़ना। तो यहाँ पे आपको जुडिशियल प्रोसेस देखना है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं फिर से एक रिवीजन। सूरत में तो आपने देख लिया कि वहाँ 1600 एंड 1661 पे बात करनी है और जहांगीर ने परमिशन दिया, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। और फर्स्ट फेज में हम चाउल्ट्री कोर्ट को देखते हैं, सेकंड फेज में हम गवर्नेंट काउंसिल देखते हैं कि कैसे यहाँ पे स्टार्ट होता है गवर्नेंट काउंसिल। एंड सेकंड जो है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश होता है। फिर यहाँ जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश होता है और चाउल्ट्री कोर्ट भी अभी है। एंड थर्ड फेज में हम देखते हैं, थर्ड फेज में यहाँ पे देखिए कि एडमिरल्टी कोर्ट, आपने देखा हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो है वो सेकंड फेज में इस्टेब्लिश होगा, एंड थर्ड फेज में एडमिरल्टी कोर्ट होगा इस्टेब्लिश, और मेयर कोर्ट। यहाँ पे दो और नए केस कोर्ट हम लोगों को देखने के मिलते हैं, एडमिरल्टी कोर्ट एंड मेयर कोर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या है। और एडमिरल्टी कोर्ट जो है कैसे समुद्र से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो सॉल्व करता था। मेयर कोर्ट के पास सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पावर है, दोनों प्रॉब्लम्स देखेगा, लेकिन अगर क्रिमिनल की बात है तो वो जूरी का हेल्प लेगा, जो जूरी मेंबर है वहाँ पे उनसे हेल्प लेगा, फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसमें टोटल 1 मेयर एंड 12 एल्डर मैन है, ठीक है। और भी पॉइंट्स हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है क्लास। एंड ये जो कोर्ट है वो क्रिमिनल एंड सिविल दोनों मैटर देखेगा, तो आपने ये देख लिया। और जो एडमिरल्टी कोर्ट है उसकी जो अपील है वो कौन सुनेगा, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में गवर्नर सुनेगा, ठीक है। गवर्नर जो अपील सुनता है सारे जो भी कोर्ट्स हैं। और यहाँ पे देयर वाज नो फिक्स्ड लॉ टू बी अप्लाइड बाय दिस कोर्ट, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी लॉ फिक्स्ड नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ तो चाउल्ट्री कोर्ट धीरे धीरे जो है उसकी इम्पोर्टेंस कम होने लगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये सारे फैक्ट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया मद्रास प्रेसिडेंसी में एंड सूरत प्रेसिडेंसी में। तो जो सूरत प्रेसिडेंसी है वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ 1600 एंड 1661 एंड जब और वहाँ पे जहांगीर को ध्यान रखना है, ठीक है, कि जहांगीर ने परमिशन दी और वहाँ इस्टेब्लिश हुआ, उसने ये फरमान जारी किया कि जो भी इंग्लिश मैन है वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होंगे। फिर जब हम मद्रास प्रेसिडेंसी में आते हैं तो यहाँ थर्ड फेज़ देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फेज़।
फर्स्ट फेज़ में हम देखते हैं चाउल्ट्री कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। फिर हम सेकंड फेज़ में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश होता है एंड गवर्नर जनरल काउंसिल इस्टेब्लिश होती है, अच्छे से मतलब रन करने लगती है। फिर हम जब थर्ड फेज़ में आते हैं तो वहाँ 2 और कोर्ट देखते हैं, एडमिरल्टी कोर्ट एंड मेयर कोर्ट। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर थर्ड के सेकंड पार्ट पे होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।